Hello everyone, myself Saika Gautam and I'm an organic chemistry teacher at Bansal Academy. Welcome to our YouTube channel. हम डिस्कस कर रहे थे जून 2024 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर पार्ट बी हम डिस्कस कर रहे थे। पार्ट बी का जो फर्स्ट मैंने जो हाफ करवाया है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। ये है उसका सेकंड वीडियो। पार्ट बी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज के लिए जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपको ये 4 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, इन कॉम्प्लेक्सेस को आपने मैच करना है इनकी एप्सिलॉन की वैल्यू से। बेसिकली ये इंटेंसिटी हमें बताना है कि इनमें से किसकी सबसे ज्यादा होगी। एप्सिलॉन मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी के क्वेश्चंस के हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए हमारे पास दो रूल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास लेपोटे रूल। ठीक है, लेपोटे रूल होता है। ठीक है, और एक हमारे पास होता है स्पिन रूल। ठीक है, ओके। तो अब स्पिन रूल, लेपोटे रूल किस तरह से हमने कैसे इनको यूज करना है वो मैं आपको इसी क्वेश्चन में समझा दूंगी। ठीक है, लेपोटे रूल बोलता है डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड स्पिन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन शुड नॉट चेंज, दैट इज स्पिन शुड इक्वल टू मतलब डेल्टा एस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो है, सबसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है TiCl6 2 माइनस। ठीक है, इसमें अगर हम टाइटेनियम को देखें तो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यानी कि इसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, जो टाइटेनियम है दैट इज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, टाइटेनियम का 3D क्या है, 3D 0 है, 4s भी 0 है। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब टाइटेनियम के साथ लगा है हमारे पास लिगेंड Cl। ठीक है, Cl क्या होता है, एक पाई डोनर लिगेंड होता है ना। Cl क्या होता है, एक पाई डोनर लिगेंड होता है। ठीक है, क्या हो सकता है यहाँ पे, इसका 3D ऑर्बिटल खाली है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, Cl के 3p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं टाइटेनियम के 3D ऑर्बिटल में। ठीक है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, ऐसा होने से क्या हो रहा है, देखो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एल देखे तो डेल्टा एल क्या आएगा, 2-1 दैट इज 1, यानी कि ये जो ट्रांजिशन है दैट इज लेपोटे अलाउड। ठीक है, और इस ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT। ठीक है, लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद स्पिन अलाउड भी है ये। ठीक है, डेल्टा एस 0, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, एज इट इज हो जाएंगे, डेल्टा एस जो है वो भी 0 आ जाएगा, यानी कि ये जो हमारे पास ट्रांजिशन है ये हमारे पास लेपोटे अलाउड भी है और स्पिन अलाउड भी है फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी तो हाई रहने वाली है। ठीक है, देखते हैं, कंपेयर करना है ना हमें। फिर सेकेंड हमारे पास देखो क्या है, वेनेडियम H2O 6 3+। ठीक है, तो यहाँ पे है वेनेडियम 3+। ठीक है, वेनेडियम 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3D2 4s0। ठीक है, यही होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा है, इसका जो लिगेंड है वो वाटर है, वाटर इज नॉट पाई डोनर लिगेंड। तो यहाँ पे क्या है, वेनेडियम में हमारे पास सिंपल क्या होगा, 3D में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, डी ट्रांजिशन होगी। इस तरह से वेनेडियम में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं 2, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल डी ट्रांजिशन होगी। ठीक है, तो अगर डी ट्रांजिशन को हम देखें, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, T2G से EG में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो ट्रांजिशन हो रही है वो सिंपल डी ट्रांजिशन है। डी से डी में ट्रांजिशन होगी तो डेल्टा एल क्या होगा, 0 होगा। सॉरी, यस सर, डेल्टा एल क्या होगा, हमारे पास 0 ही होगा। ठीक है, और जो डेल्टा एस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रांजिशन होकर ऊपर चला जाएगा तो स्पिन तो चेंज नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, डेल्टा एस 0 होगा। यानी कि जो ये वाली ट्रांजिशन है हमारे पास, ये लेपोटे तो फॉरबिडन होगी, लेकिन ये हमारे पास ट्रांजिशन जो होगी ये स्पिन अलाउड होगी। ठीक है, ये ट्रांजिशन कैसी होगी, स्पिन अलाउड होगी। तो अगर 1-2 में कंपेयर करेंगे तो 1 की इंटेंसिटी ज्यादा आएगी 2 की इंटेंसिटी से। ठीक है, उसके बाद थर्ड यहाँ कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास देखो क्या है, COCl4। अगर बात करें COCl4 2 माइनस की, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोबाल्ट इज नॉट इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर नहीं लेंगे। ठीक है, हम लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर तब लेते हैं जब मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। हाई का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से ज्यादा होती है, 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन कोबाल्ट क्या है, 3D7।
ठीक है। 3D7 में हमारे पास क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी डी ट्रांजिशन होगी, ठीक है। डी ट्रांजिशन डेल्टा एल 0 यानी कि लेपोटे फॉरबिडन। क्या ये लेपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशन है, फटाफट से सोचिए, ये लेपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशन नहीं है, ये लेपोटे पार्टली अलाउड है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास कैसा कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें होती है पीडी मिक्सिंग। तो वहां पे पीडी मिक्सिंग होती है, अगर आपको पता होगा, मैंने ये क्लास में अच्छे से डिस्कस करवा के रखा है कि पीडी मिक्सिंग जहाँ पे होती है वहां पे हमारे पास क्या होता है, लेपोटे पार्टी, क्योंकि वहां पे पी ऑर्बिटल भी आ गई ना, और हमें पता है पी से डी वाली जो ट्रांजिशन होगी जब हम लिगेंड फील्ड थ्योरी करते हैं और वहां पे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाते हैं, तो हम वहां पे क्या देखते हैं कि डी और पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है। तो डी पी ऑर्बिटल से हमें पता है ट्रांजिशन जब होगी पी और वो तो लेपोटे अलाउड होता है, तो ये कंप्लीटली नहीं है, पार्टली अलाउड है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, अगर हम बात देखें स्पिन की, तो ये स्पिन अलाउड है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो स्पिन तो अलाउड है, ठीक है, डेल्टा एस 0 है, ठीक है, तो ये स्पिन अलाउड है, ठीक है, लेपोटे पार्टली और स्पिन अलाउड, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ क्या है, देखो मैंगनीज H2O 6+2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, यानी कि D5। कैसा है ये, D5 हाई स्पिन। और मैंगनीज +2 तो पता होना चाहिए आपको, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे, ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, पेल कलर का होता है, ठीक है। तो ये ना ही लेपोटे अलाउड होता है, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन डी ट्रांजिशन होगी, तो ये हमारे पास लेपोटे अलाउड नहीं है। यहाँ पे डेल्टा एल क्या है, 0 है, तो ये लेपोटे अलाउड भी नहीं है ना। और यहाँ पे देखो क्या है, D5 हाई स्पिन है ना ये, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर इलेक्ट्रॉन को हमने, इस इलेक्ट्रॉन की हमने ट्रांजिशन करवानी है तो इलेक्ट्रॉन की तो स्पिन चेंज होगी ही होगी, तो ये स्पिन अलाउड भी नहीं है, तो डेल्टा एस भी यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये स्पिन अलाउड भी नहीं है। तो क्या है कि जो ये वाला होगा ना फोर्थ वाला, इसकी इंटेंसिटी, अगर हम इंटेंसिटी का ऑर्डर देखें तो जो ये फोर्थ वाला है इसकी इंटेंसिटी तो सबसे कम है, क्योंकि ना ही ये लेपोटे अलाउड है ना ही ये स्पिन अलाउड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास कौन सा आ जाता है, सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला क्यों, क्योंकि ये लेपोटे अलाउड नहीं है लेकिन स्पिन अलाउड है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है थर्ड वाला। थर्ड वाला क्यों, क्योंकि जो थर्ड वाला है हमारे पास, ये हमारे पास लेपोटे पार्टली अलाउड है और ये स्पिन अलाउड है, और फर्स्ट वाले की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये लेपोटे अलाउड भी है और ये स्पिन अलाउड भी है, ठीक है। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है देख लो, सबसे कम हमारे पास हो जाएगी डी का हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है, डी का आ जाएगा 2, ठीक है। ए का आ जाएगा मैक्सिमम 3, सी का हो जाएगा 1, ठीक है, तो सी का हो जाएगा 1, ठीक है, डी का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास करेक्ट, बाकी इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। देखो आप इस क्वेश्चन को, मैंने ये डिटेल में ये क्वेश्चन समझाया है, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन आप सिंपली देखो यहाँ से एलिमिनेशन से कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पास डी का पता ही होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है कि जो ये मैंगनीज वाला हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है, ये बहुत, ये ना लेपोटे ना स्पिन अलाउड होता है, तो इसकी सबसे कम ही आनी थी, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते थे। तो देखो मैंने डिटेल में ये बता दिया, ये क्वेश्चन इंटेंसिटी क्वेश्चन रिपीटेडली आते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आगे से कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ COCN5Cl3- with OH- टू गिव दिस कॉम्प्लेक्स इज, हमें बताना है इसमें क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, बेसिकली जो Cl है उसकी सब्स्टिट्यूशन हो रही है OH- से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे दिमाग में क्या आ सकता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये और OH- से हो रही है, तो यहाँ पे आ सकता है कि ये हमारे पास कैसी रिएक्शन हो सकती है, SN1CB मैकेनिज्म फॉलो कर सकती है ये वाली जो रिएक्शन है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, ये वाली हमें लग सकती है कि ये वाली रिएक्शन होगी, ठीक है। लेकिन देखो क्या है, यहाँ पे क्या होगा, CO CN5Cl3- इसकी रिएक्शन करवाइए OH- के साथ, और हमारे पास क्या बना है, Cl की जगह पे बेसिकली OH आ गया है ना। तो बेसिकली
SN1CB मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, बेसिक कंडीशन दी होती है और बेस क्या करता है, सबसे पहले जाके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होने से हमारे पास क्या होता है, वहां पे TBPC ज्योमेट्री बनती है और जो Cl है उसकी क्लीवेज फास्टर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, अगर सब्स्टिट्यूट होना है यहाँ पे किसी भी लिगेंड को, तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से, है ना। ये रिएक्शन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगी। ठीक है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म पहले टूटेगा फिर उसकी जगह में दूसरा आएगा। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, डिसोसिएटिव रिएक्शन स्लो होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो अगर हमने बेस डाला हो तो वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर TBP ज्योमेट्री बनती है, वहां पे क्या होता है कि क्लीवेज जो हो जाती है इसकी वो फास्टर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे SN1CB मैकेनिज्म से ये रिएक्शन नहीं हो रही है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे बेसिक कंडीशन दी है लेकिन यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ये रिएक्शन कैसे जाएगी, इसी से जाएगी, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक Cl निकलेगा। ठीक है, Cl माइनस निकल गया। ठीक है, यहाँ बन जाएगा CO CN5, ठीक है, और 2 माइनस, ये यहाँ पे बन जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे OH माइनस आएगा और यहाँ पे बन जाएगा CO CN5 OH3 माइनस, ये यहाँ पे बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे हो रही है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से हो रही है। तो इसका देखो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास, देखो ये फास्ट वाले तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। ठीक है, अब देखो SN1 में क्या होता है, SN1 में देखो ये जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है ये। ठीक है, इंटरमीडिएट ये बन रहा है। तो जहां भी जिस भी स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप हमारे पास कैसा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो रेट क्या आ जाएगा इधर, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K ले लेते हैं, K, और इसके ऊपर इसकी जो हमारे पास रेट है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, CO CN5 Cl3 माइनस, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे यही पूछा है, देखो स्लो है एंड डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। तो नहीं, ये तो डिपेंड ही नहीं कर रही है OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पे, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट। स्लो एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास ये वाला सही है ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंसी इन द XF बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज। काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, कैसे सॉल्व होना है, ये फजान्स रूल से सॉल्व होना है। ठीक है, फजान्स रूल। अब देखो फजान्स रूल क्या बोलता है, फजान्स रूल बेसिकली क्या बताता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कितना परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में हमें ये बताता है। ठीक है, तो वही पूछा है यहाँ पे कि हमें कोवेलेंसी बतानी कि कौन सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा। ठीक है, अब देखो कोवेलेंसी में क्या होता है, कोवेलेंसी में होता है कि जो दो एटम्स होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जैसे सपोज ये A और B बॉन्ड है, जब ये आपस में क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब जितनी अच्छी इनके बीच में शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उतनी अच्छी कोवेलेंसी होगी इन दोनों के बीच में, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे देखो फजान्स रूल क्या बोलते हैं। अब देखो अगर हम आयनिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंने बताया कि फजान्स रूल बताता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसमें कितना परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर है। अब आयनिक अगर हमारे पास कंपाउंड है तो एक होता है केटायन और एक होता है उसमें एनायन, है ना। तो दो चीजें होगी, एक हो गया केटायन और एक हो गया एनायन। ठीक है, अब जो केटायन होता है, अब देखो क्या होता है, जैसे ना ये ले लिया मैंने, जैसे यही कंपाउंड ले लिया, ये केटायन है सपोज और ये एनायन है। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, अब इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है। अब इनके बीच में हमने कोवेलेंसी क्यों आएगी, कोवेलेंसी कैसे आएगी, कि तब आएगी कि ये है केटायन, ये क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है जब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, उस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे कोवेलेंसी आ रही है ना। यहाँ पे क्या आ रही है, उससे कोवेलेंसी आ रही है। ठीक है, ओके, तो अब देखो हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली दो चीजें, केटायन एनायन। ठीक है, अब देखो केटायन में जितनी ज्यादा पावर होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, उतनी अच्छी कोवेलेंसी आ जाएगी, और एनायन में जितनी अच्छी डोनेशन की पावर होगी उतनी अच्छी कोवेलेंसी आ जाएगी। दो चीजें है ना। तो केटायन के टर्म्स में हम बोले तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कैसा होना चाहिए, एक तो केटायन का जो साइज है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात होनी चाहिए, और ऑब्वियसली बात है इसमें क्या होना चाहिए, हाई चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और बात करें एनायन की, तो एनायन का जो साइज है वो लार्ज होना चाहिए, बेसिकली गुड डोनर होना चाहिए, लार्ज साइज होना चाहिए, और जो भी इस पे
नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें जो डोनर एबिलिटी है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन को देने की एबिलिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, दिए हुए कंपाउंड्स। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सबसे पहले IF7 SF6, ठीक है, ये सारे हैं। अब हम देखें सबसे पहले, देखो क्या है यहाँ पे IF6, अगर हम बात करें, ये है IF7 सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन के ऊपर कितना चार्ज है, देखो आयोडीन पे है +7, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे केटाइंस की, तो केटाइंस ही डिफरेंट है, एनायंस तो सारे फ्लोरीन है, तो हमने एनायंस वाला तो नहीं देखना, हमने सिर्फ केटाइन वाला देखना है, ठीक है। तो एक तो ये है, एक है SF6, ठीक है, एक है PF5 और एक है SiF4, ठीक है। तो अब हमने सिर्फ केटाइन वाला पार्ट देखना। देखो केटाइन में यहाँ पे सल्फर है, इसमें +6 चार्ज है, फॉस्फोरस में +5 चार्ज है और सिलिकॉन में +4 चार्ज है। तो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास क्या होना चाहिए, केटाइन में ज्यादा पावर होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को खींचने की, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसका स्मॉल साइज या फिर हाई चार्ज। तो चार्ज वाला फैक्टर ज्यादा ओवरकम कर देता है किसको, साइज वाले फैक्टर को। जैसे आप देखो ना, आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा, साइज वाले हमने चार्ज वाला देखना है, क्योंकि चार्ज क्या होता है कि जैसे +1 किसी पे चार्ज है, किसी पे +2 चार्ज है, चार्ज वाला फैक्टर होता है ना वो डबल ट्रिपल हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे +6 है, +7, साइज वाला डबल ट्रिपल नहीं हो रहा होता कभी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, चार्ज को हम पहले लेते हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है इसके ऊपर क्योंकि सबसे ज्यादा चार्ज है, ठीक है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अच्छे से खींचेगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, इसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा IF7 में, वो सबसे ज्यादा होगा। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन जो फर्स्ट है वही करेक्ट ऑप्शन है, कि अकॉर्डिंग टू फुजान्स रूल इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल्स इन द एक्टिव साइट ऑफ एसिटाइलिन हाइड्रेज यूरिएज और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, और ये जो हमारे पास ये है सल्फाइड ऑक्सीडेज, इन सब में जो मेटल आयन होता है वो कौन सा होता है। देखो वैसे तो यूजुअली इनको पढ़ते नहीं है, मतलब बायो इनऑर्गेनिक खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है ये काफी ज्यादा फेमस सा है, और इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं जब भी हम मेटेलो एंजाइम्स को पढ़ते हैं, ठीक है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज में हमारे पास कौन सा मेटल होता है, जिंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो जो है हमारे पास थर्ड वाला, इसको तो जिंक हो जाएगा, यानी कि ये वाले तो इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है देखो वो है सेकंड ऑप्शन। ऐसा नहीं होता पेपर में आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि छोड़ भी सकते हैं हम उनको, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास हम नहीं पढ़ते इनको यूजुअली, तो आप बस याद रख सकते हो अगर इन फ्यूचर आपको ये आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो टंगस्टन, इसमें टंगस्टन होता है, इसमें निकल होता है, इसका तो जिंक ही होता है, और इसका क्या होता है, मॉलिब्डेनम, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू वेट्स रूल आपको बताना है कि इसका स्ट्रक्चर बताना है आपको, ठीक है। क्या है ये, TeB9H11, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले अगर हम टी की बात करें तो ये किसके ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन फैमिली में, उससे टेपो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की फैमिली में आता है। तो ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, सब में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें टेलुरियम में भी कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने होते हैं इसमें, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, BH3 से, ठीक है। आइसोलोबोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, आइसोलोबोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं कि जो मेन ब्लॉक के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मेन ब्लॉक के 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ आइसोलोबल होंगे, ठीक है। वैसे ट्रांजिशन मेटल के 16 इलेक्ट्रॉन है, वो मेन ब्लॉक के 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ आइसोलोबल होंगे। तो वही चीज है यहाँ पे, क्या है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये BH3 के साथ आइसोलोबल हो सकते हैं, क्योंकि देखो बोरोन में खुद में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसके हाइड्रोजन के भी है, तो बोरोन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसके साथ हम इसको आइसोलोबल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेलुरियम की जगह पे हम लिख सकते हैं BH3 B9H11, ठीक है, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा B10H14, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्ट्रक्चर निकालने के लिए H निकाल लेंगे, कितने, 4 निकाल लोगे H प्लस, यहाँ पे क्या बच जाएगा B10H10 4 माइनस, ठीक है। और BnHn 4 माइनस में हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री होती है, नीडो, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, ये नीडो बोरेन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रिएक्शन गिवन बिलो, ये रिएक्शन दी गई है और आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इसमें क्या होगा। देखो क्या है, FeCN6 और मॉलिब्डेनम की रिएक्शन है और हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, FnCN6 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे FeCN6 में आयरन को देखें, अगर हम FeCN6 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो कितनी है, +2 है, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे अगर हम मॉलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो यहाँ पे मॉलिब्डेनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास आ जाएगी X-8 - 3 कितनी आ जाएगी, +5, ठीक है। ओके, और यहाँ पे अगर हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें वो है +3 और यहाँ पे मॉलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +4। तो बेसिकली क्या हो रहा है, Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है, ठीक है, और मॉलिब्डेनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास +5 है, ठीक है। फिर वो हमारे पास क्या हो रही है, आयरन की हो रही है +3 और मॉलिब्डेनम की हो रही है +4, है ना। तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि जो आयरन है उसमें हो रही है ऑक्सीडेशन और इसमें हो रही है रिडक्शन, ठीक है। और बात करें लिगेंड्स की, तो लिगेंड्स इसमें पहले 6 थे, अभी भी 6 ही है, उसमें 8 थे, उसमें भी 8 है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, लिगेंड सेम है, ठीक है। तो देखो हमें बताना है कि ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, ठीक है। देखो ये रिएक्शन हमारे पास कैसे जाती है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है, इनर स्फीयर से तो तब होती है जब ब्रिजिंग हो रही हो। तो CN तो हमारे पास ब्रिजिंग नहीं करता है, ठीक है। जो CN लिगेंड होता है ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है और जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड जहां भी लगे होते हैं तो वो हमेशा किससे प्रोसीड करते हैं, वो हमेशा हमारे पास पाई एक्सेप्टर लिगेंड जब भी होते हैं तो वो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के रेट को फास्टर करे। तो आपको वहां पे ध्यान रखना है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन किससे, इनर वाले तो कट कर दो, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म विद नो नेट चेंज इन केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है, इधर लिखा है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म मीडिएटेड बाय CN- ब्रिज। तो CN- को ब्रिजिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। CN- पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, वो ब्रिजिंग नहीं करता है, ठीक है। ब्रिजिंग करने के लिए अनसैचुरेटेड कोई ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, मैंने काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करके रखा है। मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स की भी एक सीरीज बनी है, उसमें मैंने इनर स्फीयर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म जो है दोनों डिस्कस कर रखे हैं। मोस्ट प्रोबेबल 25 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स में आपको ये वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाई काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ, हमारे पास ये दिया है, इज ड्यू टू क्रोमियम नॉर्बोरेनिल। तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो क्यों होती है, ये दिया है, बेसिकली क्रोमियम है, ठीक है, और इसके ऊपर ये लगा है, ठीक है। तो हमें ये कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा हाईली स्टेबल क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये क्रोमियम है, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन जो आ जाता है, मैंने ये डिस्कस करके रखा क्लास में भी कि क्या होता है हमारे पास जब भी आप ऐसे कार्बन के साथ मतलब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जब दिखेगा, अगर आपके पास कोई भी क्या है कि अगर आपके पास क्या है बीटा पोजीशन के ऊपर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे सपोज ये वाला कॉम्प्लेक्स है आपके पास CH2, ठीक है, CH3 ऐसे, ठीक है। तो ये अल्फा, ये बीटा पोजीशन होगी, ठीक है। अगर बीटा पोजीशन के ऊपर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो अनस्टेबल होता है ना। क्या होता है, वो हाइड्रोजन हमारे पास अनस्टेबल होता है। जैसे एक हाइड्रोजन हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे, ये अनस्टेबल होता है। क्यों होता है अनस्टेबल, यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली क्या होगा, ये ऐसे, ये हाइड्राइड इसके साथ चला जाएगा तो बेसिकली क्रोमियम हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से ये एल्कीन जो है उसकी एलिमिनेशन हो जाएगी। उसका रीजन सिंपल सा होता है कि जो ये मेटल और जो कार्बन का बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो बीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, मतलब हम इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन बोलते हैं, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, बीटा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हाईली स्टेबल होता है, इस तरह के और भी ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे काफी हाइड्रोजन है, उस तरह से और भी हमारे पास इस तरह के 3 ग्रुप लगे हैं, तो काफी बीटा हाइड्रोजन है, फिर भी ये हाईली स्टेबल होता है
उसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास बीटा एलिमिनेशन होती है वो नहीं हो सकती है, ठीक है। जो बीटा एलिमिनेशन है वो इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं होती है, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा हमारे पास क्या है, ब्रेथ रूल आ जाता है, ठीक है। ठीक है, वो क्या ब्रेथ रूल क्या बोलता है कि हमारे पास क्या होता है कि बीटा पोजीशन पे अगर हमारे पास इस तरह का ब्रिजिंग पोजीशन पे बेसिकली जो डबल बॉन्ड होता है दैट इज नॉट स्टेबल एट ब्रिजिंग पोजीशन। देखो अगर इसमें से बीटा एलिमिनेशन हो जाती है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो जो ये ब्रिजिंग पोजीशन है उसके ऊपर जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, बेसिकली sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर ज्योमेट्री है जो ब्रिजिंग पोजीशन पे इज नॉट स्टेबल। तो ब्रिजिंग पोजीशन पे हमारे पास ये जो है, हमारे पास बीटा एलिमिनेशन नहीं हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि ब्रिजिंग पोजीशन पे ये स्टेबल नहीं है होगा जो डबल बॉन्ड बने। सो इट इज अगेंस्ट द ब्रेथ रूल। तो हमारे पास ये जो है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इसमें नहीं होती है और यही इसका रीजन है स्टेबिलिटी का भी, ठीक है। तो देखो एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ये तो नहीं होगा, है ना। देखो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, द बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन लीडिंग टू अ ब्रिज हेड ओलेफिन, है ना। जो ये है, जो ये बनेगा हमारे पास ब्रिज हेड ओलेफिन, दिस इज नॉट स्टेबल, इसी वजह से हमारे पास इसकी हाई स्टेबिलिटी होती है। ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन जो है आपका आज का वो है द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन इन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड AgNO2, ठीक है। ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया है मिथ इथ प्रोब्यूट, ठीक है, और ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया आपके पास, ठीक है, और इसमें हमने डाला है AgNO2, ठीक है। अब Ag प्लस NO2 माइनस ऐसे होगा ये। Ag का तो काम ही क्या होता है, वो बस हैलाइड को रिमूव करने के लिए होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी यहाँ से AgBr एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और जो ये NO2 है इसका अटैक हो जाएगा इस कार्बन पे और हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बेसिकली इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा NO2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ये NO2 है, ठीक है, हमें क्या पूछा है कि जो ये प्रोडक्ट में हमारे पास जो ये प्रोडक्ट बना है इसमें हमें बताना है कि जो ये नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और इस पे फॉर्मल चार्ज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो क्या बना है, ऐसे ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, और NO2 ऐसे है ये, ठीक है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन के अराउंड कितने 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, यहाँ पे नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे 3 बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिए, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इस पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ऐसे ही होता है। अब देखो अगर बात करें हम ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो वही जो छोटी क्लासेस में जैसे सॉल्व करते थे ना, कैसे सॉल्व करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का बेस्ट मेथड होता है उसको स्ट्रक्चर से निकाल लो। देखो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन पे कितना आ गया +1 चार्ज, नाइट्रोजन पे आ गया -1 चार्ज, ठीक है। इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस पे आ गया -2, इस पे आ गया +2, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन है, इस पे आ गया -1, इस वाले बॉन्ड के लिए इस पे आ गया -1 और इस पे आ गया +1। तो टोटल नाइट्रोजन के ऊपर अगर हम देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो इस पे कितने चार्ज आ रहे हैं, -1 का आ रहा है, +1 का आ रहा है, +1 का आ रहा है, +2 का आ रहा है। तो टोटल इसके ऊपर जो चार्ज हमारे पास बन रहा है वो कितना बन रहा है, +3 का बन रहा है, यानी कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की वो कितनी है, इसमें +3 है, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो आप, हर एक बॉन्ड के लिए चेक कर सकते हो कि क्या क्या चार्ज आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो फॉर्मल चार्ज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज हम निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, 5 होते हैं। लोन पेयर दिख रहे हैं इस पे, कोई लोन पेयर नहीं है इस पे, ठीक है। कैसे बनाए देखो, ये नाइट्रोजन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके पास, 1 2 3 4 5 ऐसे बना दिए। इसके साथ बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ, ठीक है। ये है हमारे पास क्या, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, हो गया इसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसने ऑक्सीजन को ये अपने दे दिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और कैसे बना सकते हैं, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे बना सकते हैं, देखो कैसे बना सकते हैं, ये नाइट्रोजन हो गया, इसने ऑक्सीजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इसके पास खुद के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ नहीं किया, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, ठीक है।
तो यहाँ पे अब देखो फॉर्मल चार्ज कैसा आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है तो 0 लोन पेयर, ठीक है, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं देखो नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 4 बॉन्ड पेयर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ गया 5 माइनस 4 यानी कि +1। तो इसका आंसर क्या आ गया कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3 और फॉर्मल चार्ज है इसके ऊपर +1, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था और अब ये पार्ट भी हमारे पास यहीं पे सॉल्व होता है। इसके बाद हम करेंगे इसका पार्ट सी सॉल्व 2024 के क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।